गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग शुरू किए थे और एक अनुप्रयोग अपन कंप्लीट कर चुके थे किसी अनंत आवेशित तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज अपन बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 गाउस के नियम की। किसी अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक परत है जो एक समान रूप से आवेशित है और जो अनंत विस्तार की अनंत लंबाई है। ऐसे भी लिखा जा सकता है डेरिवेशन, किसी अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले नॉर्मली जो अपना मेथड है, सबसे पहले उसकी डायरेक्शन देखेंगे विद्युत क्षेत्र की। तो उसके लिए मैंने एक अचालक परत को एज्यूम कर लिया कि जैसे ये कोई एक परत है, यह अचालक परत है जो एक समान रूप से आवेशित है इस तरीके से। और ये अनंत विस्तार की है, यानी इसकी लेंथ अपने को पता नहीं कितनी लेंथ की है, कहाँ तक ये जा रही है, कितनी भी मोटाई की कितनी भी लेंथ में हो सकती है। देखो परत का बेसिक अर्थ जो मीनिंग होता है, परत का मीनिंग होता है जैसे अपनी नोटबुक का एक सिंगल पेज होता है, एक पन्ने की बात करें तो उसको परत कहते हैं। और एक होती है, आगे पढ़ेंगे अपन, प्लेट के अंदर क्या होता है, उसमें मोटाई भी आ जाती है, जैसे पूरी अपनी नोटबुक ही हो गई। तो नोटबुक के अंदर कुछ खूब सारे पेजेस होते हैं, यानी अंदर खूब सारी चीजें हैं, बाहर का एक कवर है, पीछे का भी कवर है और उसकी विड्थ भी है। तो परत का सिंपल सा मीनिंग है किताब का या अपने बुक का केवल एक सिंपल सा एक पन्ना, एक सिंगल पेज। एक सिंगल पेज को पकड़ लूं तो वो चीज क्या होती है, केवल परत होती है। और परत कैसी, अचालक मतलब इसके ऊपर आवेश समान रूप से पूरी परत के ऊपर विद्यमान है। अब इसकी वजह से अपने को पता करना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो परत के लिए पहले क्लियर होना चाहिए परत का मीनिंग क्या होगा, केवल और केवल एक सिंगल पेज है, यानी जिसकी मोटाई 0 है। ऐसी प्लेट जिसकी मोटाई कितनी है, 0, उसको अपन क्या कहेंगे, परत कहेंगे। तो दिशा ज्ञात करने के लिए वही तरीका है जो पिछले अपन तार के केसेस में किया है। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट लेने, 2 अल्पांश लेने और उनकी वजह से आपको विद्युत क्षेत्र, मान लिया आपको जो विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस परत से लंबवत r दूरी इस बिंदु, जैसे सपोज कर लेते हैं इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आपने क्या किया, समान दूरी पर 2 अल्पांश ले लिए, जैसे ये और ये इसको कह दिया मैंने A1, ये हो गया A2। ये जो लेंथ है ये इक्वल है, ये दोनों लेंथ इक्वल है। अब आप चेक कर रहे हैं इस जगह पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ पर धनावेश से और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र का होता है धनावेश से दूर। तो इस डायरेक्शन में अपन ने ये ले लिया विद्युत क्षेत्र, तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया DE1, यानी इस A1 अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है, DE1। और सिमिलरली A2 के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया DE2। वही तरीका है, उसमें भी यही किया था, एक तार पे अपन ने 2 अल्पांश ले लिए थे, उन अल्पांश कारण बिंदु P जहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, इस बिंदु को मैंने O कह दिया है और ये R दूरी पर है। अब ये मान लिया एंगल थीटा, ये एंगल भी कितना होगा ज्योमेट्री से, थीटा। और इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को ऐसे डोटेली बनाता हूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये भी कितना होगा, थीटा। चूंकि ये दोनों सदिश किसी कोण पर है तो इनके अपने को कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये 2 घटक कर लिए अपन ने इसके, तो इस तरीके से इसके 2 घटक हो जाएंगे। पहले बात करते हैं D1 के घटक। तो D1 के घटक ये रहेंगे, तो D1 के साथ ये बना रहा है कोण थीटा, तो ये इधर वाला घटक कौन सा होगा, DE1 cos थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, DE1 sin थीटा। सिमिलरली DE2 वेक्टर की बात करते हैं, इसके घटक कौन कौन से होंगे, तो कह सकते हैं एक घटक आएगा इधर DE2 cos थीटा और ये हो जाएगा DE2 sin थीटा। तो ये हो गया DE2 cos थीटा, DE2 sin थीटा। इन दोनों सदिशों के घटक हो गए। अब वो वही चीज़ है, अपने को पता है जितना DE1 का मोड है उतना ही मोड किसका है, DE2, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, विद्युत क्षेत्र सदिश फर्स्ट के कारण और दूसरे कारण, यानी A1 अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है DE1 और A2 अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है DE2, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, समान। और इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपन कह सकते हैं DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा, ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बताइए 2 जो घटक है, यानी इन दोनों को हटा के जो अपन ने 4 कंपोनेंट बनाए दोनों के, उनमें से 2 जो है परिमाण समान और विपरीत दिशा में कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनको कह सकते हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बताइए अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र किससे मिलेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र वो किससे मिलेगा, इन दोनों घटकों के संयोग से, यानी 37 घटकों के संयोग से। और 37 घटक कौन कौन से हैं, DE1 cos थीटा
प्लस DE2 कोस थीटा। तो विद्युत क्षेत्र जो इस पूरी परत के कारण उसकी जो दिशा आएगी वो हमेशा इस दिशा में आता रहेगा, इन दोनों के संयोग से मिलता रहेगा। तो मुझे बताइए, इन अल्पांश को मैंने दो जगह लिया है, बाकी इसी तरीके से दूसरे अल्पांश की भी मैं कल्पना कर सकता हूँ। क्या कह सकते हैं? अतः संपूर्ण परत को अनेक सममित यानी एक समान अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं या माना जा सकता है, तथा इन सभी अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र परत के लंबवत OP के अनुदिश होगा। तो बताइए, हर एक अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? इस दिशा में। यानी कह सकते हैं संपूर्ण परत के कारण विद्युत क्षेत्र परत के लंबवत दिशा में, यानी कौन सी दिशा में होगा? OP R की दिशा में होगा, R की दिशा में होगा। तो ये अपने को डायरेक्शन मिल गई। आपको डेरिवेशन में डायरेक्शन सबसे पहले बतानी होती है। अब डायरेक्शन भली उसकी तार की जैसे ही आ रही, लेकिन तरीका वही है और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ तक। तो क्या हुआ, जो ये घटक थे जो कैंसिल आउट हो गए और दो घटक हमेशा ऐसे मिलते रहेंगे। सपोज करते हैं किसी ने, हो सकता है परत किसने बड़ी बनाई हो और A1 A2 यहाँ लिया हो, तो भी आएगा इसी डायरेक्शन में। इसलिए अपन कह सकते हैं कि कंप्लीट ये जो परत है, अचालक परत, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? इस परत के लंबवत दिशा में। अब बात करते हैं अपन मैग्नीट्यूड की, विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना आएगा। फर्स्ट पॉइंट दिशा अपन ने फाइंड कर लिए। अब परिमाण की बात करते हैं, तो परिमाण निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? गाउसियन सतह की कल्पना करते हैं। तो जैसे ये परत थी, ये अपनी अचालक परत थी अनंत विस्तार की, जो एक समान रूप से आवेशित थी, और आपको इसके लंबवत यहां से सपोज करते हैं इस बिंदु तक आपको क्या निकालनी थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गाउसियन सतह किस तरीके से एज्यूम करते हैं? गाउसियन सतह एज्यूम करने का तरीका होता है कि आवेश का कुछ ना कुछ भाग गाउसियन सतह में आना चाहिए और जो बिंदु P है वो सतह के ऊपर होना चाहिए। अब अगर परत की बात करेंगे तो परत मतलब ये केवल एक स्क्रीन टाइप हो गई, केवल सिंगल पन्ना हो गया। तो यहाँ पर चार्ज है, ये चार्ज इधर से देखोगे इस साइड से तो इधर दिखेगा, उधर से देखो तो यही चार्ज पीछे से दिखेगा, यानी सिंगली एक परत पे केवल चार्ज ही है। तो अपन क्या करेंगे? इस चार्ज को बाउंड करने के लिए एक बेलनाकार गाउसियन सतह लेंगे। वो किस प्रकार लेंगे वो देखेंगे। तो ये बेलनाकार गाउसियन सतह की कल्पना कर रहे हैं अपन। तो ये होगी बेलनाकार गाउसियन सतह। जितनी डिस्टेंस R है उतनी ये डिस्टेंस R है। तो अपन ने क्या किया? गाउसियन सतह कैसी लिए? गाउसियन सतह वो अपन ने कंसिडर किए 2R लंबाई तथा S अनुप्रस्थ काट का ठोस बेलन। तो गाउसियन सतह कैसी हुई है? 2R लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट कितना? S, इसको S मैंने कह दिया, उसका एक सतह के अंदर अपन ले लिया ठोस बेलन। तो इसमें ये चार्ज बाउंड हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं इस सतह का सारा नाम देता हूँ, ये S1 हो गई, ये हो गया S2 और ये तीसरा कौन सा हो जाएगा? S3। तीन होते हैं बेलन में सतह, दो होते हैं वर्ताकार जो इनलेट और आउटलेट होंगे यानी अनुप्रस्थ काट होंगे, और एक तीसरा होता है वक्रपृष्ठ कर्व्ड सतह। अब ये हो गया यहाँ तक गाउसियन सतह। अब तो बताइए इस गाउसियन सतह से परिबद्ध आवेश कितना चार्ज बाउंड हुआ है? तो वो निकालने के लिए अपने को पता है कि अगर ये परत है तो उसका क्या होता है? क्षेत्रफल पे चार्ज है तो उसके लिए एरिया चार्ज डेंसिटी यानी कह सकते हैं पृष्ठ आवेश वितरण परिभाषित होगा। और वो क्या होता है? जितना अंदर चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया कितना है? S। तो बताइए यहाँ से चार्ज बाउंड कितना हुआ? समेशन ऑफ Q = सिग्मा इंटू कितना हो गया? S। तो इतना आवेश जो हो रहा है इस गाउसियन सतह द्वारा घेरा जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि इस सतह से फ्लक्स कितना पास होगा।
गाउसियन सतह से निर्गत फ्लक्स, और अपने को पता है फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। अब देखते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और एस किस तरीके से लाई कर रहा है। तो ये S1 है, इसके लिए किधर होगा विद्युत क्षेत्र? अगर इस चार्ज को देखेंगे इस जगह से तो कह सकते हैं इस डायरेक्शन में होगा विद्युत क्षेत्र। इसको मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया, तो ये किस दिशा में हो गया? ये हो गया ई वेक्टर, और एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ds वेक्टर। सिमिलरली इस सतह के लिए तो इधर साइड से चार्ज देखेंगे, इधर भी आएगा बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र, और इधर दिशा में आएगा ds वेक्टर। और सतह ये कर्ड सतह, इसमें विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है, और ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? ds की। फिर से समझ लेना, क्षेत्रफल सदिश हमेशा होता है सतह के लंबवत, ठीक है ना। तो इस सतह के लंबवत ये हो गया ds, इस सतह के लंबवत हो गया ये ds। विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर होता है, इधर देखेंगे तो इधर से धनावेश को देखेंगे इधर भी मिलेगा धनावेश से दूर, और विद्युत क्षेत्र या तो इधर है या इधर कंसिडर कर सकते हैं। ऊपर तो विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, तो ऊपर कह सकते हैं ds वेक्टर इसके लिए इधर और e इधर है। तो अपन इस सतह को 3 भागों में फिर से बांट रहे हैं। तो इस सतह के 3 भाग कौन कौन से ले सकते हैं? पहला कह सकते हैं S1 जो कैसा है? वर्ताकार। S2 वर्ताकार किस साइड में? राइट साइड में। सेकंड बात करते हैं S2 ये किस में है? ये भी वर्ताकार है, ये लेफ्ट साइड में। और थर्ड कह सकते हैं वक्र पृष्ठ S3। तो इन तीनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, पहले S1 के लिए, फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस S2 के लिए, अगेन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस S3 के लिए। तो तीनों सतहों के लिए अपन ने क्या लगा दिया? फाई का बेसिक फॉर्मूला। ये ओपन होगा तो कितना मिलेगा? ई डी एस कोस थीटा। ये भी कितना आएगा? ई डी एस कोस थीटा। और यहाँ पे भी कितना मिलेगा? ई डी एस कोस थीटा, बिकॉज ई डॉट डी एस इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब देखिए फर्स्ट जो सरफेस है S1 के लिए ई भी इधर ds भी इधर, तो थीटा कितना हुआ इसके लिए? 0 डिग्री। सेकंड सरफेस S2 की बात करते हैं, S2 के लिए ई और ds दोनों उधर साइड में, तो इसके लिए भी थीटा 0 डिग्री, क्योंकि समान दिशा में और सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री होगा। और लास्ट करते हैं S3 के लिए, तो S3 के लिए देखते हैं ई वेक्टर इधर और ds वेक्टर ऊपर है, यानी 90 डिग्री इनके बीच में। देख सकते हैं आप आराम से, ये ऐसे और ds इस तरीके से, एंगल कितना होगा? 90। तब इसको ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा? cos 0 1 होता है, तो फाई अपने को टोटल कितना मिल रहा है? यहाँ से मिलेगा ई डी एस इंटीग्रेशन, ई को बाहर ले लेते हैं जो नियत है, और उधर भी 0 है, फिर से मिलेगा ई डी एस, और लास्ट में cos 90 कितना हो जाता है? थीटा 90 रखोगे 0, तो वो टर्म्स पूरी 0 बन जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 0। इसका समाकलन करेंगे ई एस, इधर से भी कितना मिलेगा? ई एस, ये मिल गया फाई, तो फाई कितना आ गया? 2ES, फाई इज इक्वल टू 2S। अब लगाएंगे, सेकंड स्टेप भी हो गया, फाई निकाल लिया। अब लगाते हैं गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से। और गाउस का प्रमेय क्या कहता है? फाई कितना होता है? समेशन ऑफ Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद सतह द्वारा घेरा गया कितना आवेश है, उसमें एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? उस बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। ये भी समीकरण, जैसे मैंने इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, दोनों बताते हैं फाई के बारे में, दोनों का कंपेयर किया तो कितना मिला? 2ES इज इक्वल टू समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अभी अपन ने समेशन Q की वैल्यू रखी थी जब इस गाउसियन सरफेस के नीचे लिखा था, समेशन Q किसके इक्वल था? सिग्मा S के। तो इसको सिग्मा S से ट्रांसफर किया, 2ES, S से क्या कैंसिल हो गया? S। तो अपने को E कितना मिला यहाँ से? E हो गया सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपना फाइनल आंसर है, यानी किसी समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता है? सिग्मा बटा क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एक नियत राशि है, ठीक है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व, चार्ज पर यूनिट एरिया, एप्सिलॉन नॉट नियत और 2 तो कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र यहाँ कैसा है? नियत परिमाण का है। विद्युत क्षेत्र किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? दूरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है। वहां पर ऐसे तार के अंदर ये केस था 2 के लैम्डा अपॉन r, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, r पे निर्भर नहीं करता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं E और R के मध्य, तो उसमें कोई रिलेशन आएगा क्या? कह सकते हैं कोई रिलेशन ही नहीं है। E कैसा है? एक
नियत मान का, और वो नियत मान कितना है, सिग्मा बटा कितना 2 एप्सिलॉन। तो ये होता है किसी अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी महत्वपूर्ण एक तरीके का डेरिवेशन है, आपको ध्यान रखना है। पूरा मैंने आपको कंप्लीट बताया, और जैसे पिछला डेरिवेशन था उसी प्रकार से ये आगे हुआ है, बस गाउसियन सतह कैसे एज्यूम करनी है उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन एप्लीकेशन नंबर 3। तब तक आप इसको पढ़े। थैंक यू।